हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल conductivity. Derivation for the expression of equivalent thermal conductivity. Case 1. If two rods, हम केवल दो के लिए बात करेंगे, ठीक है, दो का लिए करेंगे तो ये इतना टफ हो जाएगा कि, ठीक है, if two rods are connected in series. ध्यान से देखिए फटाफट. कंसीडर द सिचुएशन. हमारे पास एक ये रॉड है, और ये एक दूसरी रॉड है. लेंथ में चेंजमेंट हो सकता है. मैंने कल भी आपको कंडीशंस बताई थी. कल मैंने काफी टाइम वेस्ट किया था आपको ये बात बताने में कि हम जो पढ़ रहे हैं वो इस टॉपिक में बहुत पर्टिकुलर है. मतलब आप बहुत वास्ट स्टडी नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, नहीं आपको सिलेबस में करने के लिए कहा गया है, ठीक है. यानी जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों रॉड्स जो है हमारे पास उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेना, भले ही आप लेंथ अलग अलग ले लो. ये दो लेंथ हो गई L1 L2. ये जिस मटेरियल का है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, और ये जिस मटेरियल का है इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, ठीक है. देखिए इसको कहते हैं T नॉट. याद होगा मैंने कल पढ़ाया था आपको टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस. दो रॉड्स के बीच का जो सरफेस है दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस. ये हायर टेम्परेचर T1 है, ये लोअर टेम्परेचर T2 है. कैसे पता? ऐसे पता कि इससे मतलब जो हीट का फ्लो है वो इधर से इधर की तरफ है. कौन सी स्टेट है ये? एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट. ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं. इसके थ्रू जो हीट करंट फ्लो कर रही है दैट विल बी H1, और इसके थ्रू जो फ्लो करेगी दैट विल बी H2. इत्तेफाक से दोनों बराबर होती हैं, मैंने कल ही बता दिया था आपको. तो मैं H1 यहां कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं. समझिएगा ध्यान से. हियर H1 इज इक्वल टू जो हीट फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम. रेट होता है H1 क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो Q अपॉन T, ठीक है. H1 इज Q अपॉन T, रेट ऑफ हीट फ्लो. अब रेट ऑफ हीट फ्लो यहां पे अगर हम Q कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? कल फॉर्मूला क्या बताया था? तो जो हीट का फॉर्मूला है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमने बताया था KA डेल्टा T अपॉन L. अगर आप पहली रॉड के लिए बात कर रहे हैं तो K यहां के लिए K1 हो गया. एरिया A ही है. डेल्टा T क्या लिखेंगे? ठीक है, L को L1 लिख देंगे. डेल्टा T हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, T1 माइनस T नॉट, T1 माइनस T नॉट. कल T नॉट मैं बार बार नहीं पूछूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. T नॉट कल मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? K1 अपॉन L1 T1 प्लस K2 अपॉन L2 T2 होल अपॉन K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2 बताया था. इसको उठा के
मैं यहाँ रखता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू ये इस जगह प्लेस करी जाएगी। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो H1 हो गया हमारा K1A अपॉन L1, और ये जो आपका लिखा हुआ है ये T1 है, और माइनस T0 के प्लेस पे आ गया K1 अपॉन L1 T1 प्लस K2 अपॉन L2 T2 अपॉन K1 अपॉन L1 प्लस K2 अपॉन L2। ये एक्सप्रेशन है अपना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए पूरा कायदे से सरलीनता के साथ, तब तो आगे काम कुछ बन पाएगा हमारा। H1 इज इक्वल टू K1A अपॉन L1, इसको हम जरा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, L1 L2 LCM के कॉमन हो जाएगा, K1 T1 L1 प्लस K2 T2 L2 अपॉन K1 T1 L2 L2 और K2 T2 L1। इसी प्रकार से K1 L2 और K2 L1 ये हो जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं। H1 इज इक्वल टू K1A अपॉन L1, और ये और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये K1 L2 T1 प्लस K2 L2 T1 माइनस K1 T1 L2 माइनस K2 T2 L2 होल अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। जो कैंसिल हो पाए कैंसिल कर लीजिए। क्या क्या कैंसिल हुआ देखिए, K1 T1 L2 K1 T1 L2 माइनस का और K1 T1 L2 प्लस का। ठीक है, ये K2 T2 L2 है, ये K2 T2 T1 है, तो ये कट नहीं सकता है, कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मेरे पास स्पेस कम है, मैं इस हिस्से को रब कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से H1 हमारा आ गया है, H1 इज इक्वल टू K1A अपॉन L1 जो कि ऑलरेडी है, और क्या कॉमन हो सकता है देखो, K2 और L2 दोनों में है, तो मैं K2 L2 बाहर निकाल लेता हूं। अंदर क्या बचा, T1 माइनस T2। ठीक है, अपॉन में क्या है, K1 L2 प्लस K2 L1। ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए, वो फर्स्ट था ना, वहां पे रख देंगे। तो ये इक्वेशन आपका H1 आ गया। अब मान लेते हैं हमारे पास रॉड कंबाइंड है। ठीक है, या और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप K1 K2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। H1 इज इक्वल टू क्या हो गया, A रहेगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। लेट्स सी, T1 ये है, L1 L2, K1 T1 L2 एंड K2 T2 L1, K1 L2 और K2 L1, यस K2 L1 वही। ठीक है, यहां से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो K1 L2 T1 ओके, और ये K2 L1 T2 होगा। अब सही है, हाँ K2 L1 T1 होगा, बाकी K1 T1 L2 माइनस K2 T2 ये हो गया, ये कैंसिल ही हो गया। इसमें क्या बचा, इसमें K2 L1 T1 है, उसमें K2 L2 T2 है, यानी कुल मिला के इसमें केवल जो कॉमन हो रहा है वो केवल K2 कॉमन हो रहा है, नहीं, और ये L1 हो जाएगा ना, सॉरी ये L1 है। ठीक है, क्लियर। ये तुम्हारा K1 L2 T1 और K2 L1 T1 माइनस K1 T1 L2 माइनस K2 T2 L1। अब इसमें L1 कॉमन है, K2 T1 और K2 T1 और K2, तो K2 भी कॉमन हो रहा है तुम्हारा, तो K2 और L1 कॉमन है, K2 L1 कॉमन हो गया।
और ये तुम्हारा T1 माइनस T2 हो गया। मतलब ये प्रोसेस लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब उलझ सकता है। तो L1 से L1 भी कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। अब आप K1 K2 से डिवाइड कर दें तो A हो गया, ये T1 माइनस T2 हो गया। अगर मैं K1 K2 से डिवाइड करता हूँ तो इसमें जब डिवाइड होगा तो ये L1 अपॉन K1 हो जाएगा, क्योंकि जब K1 K2 से डिवाइड करें तो K2 K2 कैंसिल, L1 अपॉन K1 हो जाएगा और ये L2 अपॉन K2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आप सेकंड मान के अब आगे बढ़ जाइए। तो ये हो गया पहली रॉड के थ्रू हीट करंट H1। अब हम मान के चलते हैं कि पूरी अगर कंबाइंड रॉड है तो मतलब इक्विवेलेंट रॉड। नाउ हम उन दोनों रॉड्स के इक्विवेलेंट एक रॉड मान ले रहे हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। उससे हीट H फ्लो करेगी, उसका K इक्विवेलेंट हो जाएगा, लेंथ L1 प्लस L2 हो जाएगा, सब कुछ इक्विवेलेंट यानी टेम्परेचर एंड का T1 T2 हो जाएगा। तो इस जगह पे जब आप H निकालेंगे इसका, ठीक है, H जो निकालेंगे, ठीक है, हियर जो H निकलेगा वो क्या होगा, K डेल्टा T अपॉन L होता है। फिर से देखिए तो K यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट हो जाएगा। हाँ जी, K A डेल्टा T अपॉन L होता है। K की जगह K इक्विवेलेंट हो जाएगा, A सेम है, डेल्टा T हीट इधर से इधर फ्लो कर रही है तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपॉन L की जगह कितना हो गया, L1 प्लस L2। क्लियर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अगर कंपेयर करें, देखिए सीधी सी बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट यानी करंट जो होती है वो सेम फ्लो होती है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम कह सकते हैं H1 इज इक्वल टू H या H इज इक्वल टू H1। वाई सो, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज अरेंजमेंट में ऐसा होता है कि करंट सेम फ्लो करती है। H की वैल्यू ये रख देते हैं, K इक्विवेलेंट A T1 माइनस T2 और ये हो गया L1 प्लस L2 और इधर हो गया क्या, A, ठीक है, T1 माइनस T2 अपॉन L1 अपॉन T, ठीक है, L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 और A से A कैंसिल हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 L2 अपॉन K2। तो इस प्रकार से ये आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स आ गया, जिनमें दो रॉड्स की लेंथ L1 और L2 थी और दोनों रॉड्स का अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 था। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो आपने खुद ही नोटिस किया कि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अगर काश थर्मल रेजिस्टेंस वाले मेथड से करते तो बहुत आसानी से हो जाता। खैर कोई बात नहीं, अपने सिलेबस में जो है उसी पे रहेंगे। केस 2 पे आते हैं, हमको अब केस 2 पढ़ना है। सीरीज अरेंजमेंट हो गया, अब पैरेलल ग्रुपिंग में आ जाते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे याद कर लीजिएगा, आसान रहेगा याद करने में आपको। फॉर्मूले हम कोशिश ऐसे ही कर रहे हैं कि आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत ना हो। केस 2, इफ रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रॉड्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो स्टडी स्टेट में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो रॉड्स हैं। अब यहाँ पे अजम्पशन क्या है बेटा, यहाँ पे अजम्पशन ये है कि हम लोग रॉड्स जो लेंगे वो पैरेलल में जुड़ी हुई होंगी और लेंथ उनका सेम होगा, पॉइंट टू बी नोट, ठीक है। यानी इसके थ्रू जो हीट फ्लो करेगी वो H1 होगी, इसके थ्रू जो हीट फ्लो करेगी H2 होगी, लेकिन लेंथ दोनों का सेम होगा। इस वाले केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप अलग अलग ले सकते हैं। एंड्स का टेम्परेचर T1 और T2 है, इसमें इंटरफेस वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इस डेरिवेशन में इंटरफेस जैसी कोई बात नहीं है। आ गई बात समझ में। अब देखिए, तो
इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इस मटेरियल का K1 है, इसका K2 है। अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल हीट करंट जा रही है हम उसकी बात करेंगे। जो टोटल H है, पैरेलल में क्या होता है, जो टोटल H होता है, टोटल करंट होती है, वो दोनों ब्रांचेस में फ्लो करने वाली करंट के सम के बराबर होते हैं। H बराबर H1 प्लस H2। तो बिकॉज इन पैरेलल अरेंजमेंट क्या होता है, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 होता है। H के फॉर्मूले हमको पता है, क्या होता है, K डेल्टा T अपॉन L। बहुत ध्यान सुनिएगा। तो K पहली रॉड के लिए K1 A1 डेल्टा T, दोनों के लिए T1 माइनस T2 होगा क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर सेम है, ठीक है, अपॉन L। ये क्या हो जाएगा, K2 A2 और T का T1 माइनस T2 अपॉन L। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब जो चीजें कॉमन हो सकती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमन कर लीजिए आप। तो देखिए K1 A1 K2 A2 तो नहीं हो सकता, हाँ बस इतना ही हो सकता है कि T1 माइनस T2 को मैं कॉमन कर लूं, L को कॉमन कर लूं, बचा क्या, K1 A1 प्लस K2 A2। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि हमें कंबाइंड एक रॉड लेनी है। नाउ कंबाइंड एक रॉड अगर लेंगे, इसमें कैलकुलेशन कंपैरेटिवली पहले वाले केस से थोड़ी कम है, सीरीज वाला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट पड़ जाता है। इस केस में एरिया A1 प्लस A2 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 T2 हो जाएगा। अगर ये इक्विवेलेंट है तो इसमें भी उतनी ही हीट करंट फ्लो करेगी, ठीक है, लेंथ भी हम उसकी उतनी ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप H कैलकुलेट करते हैं तो H बराबर K हो जाएगा, K इक्विवेलेंट A हो जाएगा A1 प्लस A2, है ना। डेल्टा T कितना हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन L कितना हो जाएगा, L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये भी H है और ये भी H है, दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया तुम्हारा, मतलब कंबाइन क्या मतलब कंपेयर कर दिया। तो K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L बराबर ये हो जाएगा T1 माइनस T2, ठीक है, ये हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन L। L से L कैंसिल, T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कैंसिल। इस प्रकार से इक्विवेलेंट आ गया K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। मतलब इसमें देखिए थोड़ा आसानी से काम हो गया, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन तक हम लोग आ गए, बड़ा आसानी से काम हो गया। पिछले वाले केस में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो अगर जरा सी सावधानी आपकी हट जाएगी तो उसी जगह दुर्घटना आपसे घट जाएगी, ठीक है, ओके। क्योंकि उसमें H1 निकालना है, H1 की वैल्यू में टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस T0 की वैल्यू रखनी है, फिर उसको सॉल्व करके लाना है, फिर उसको एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट फॉर्म में बनाना है सो दैट अगर कैंसलेशन होना हो तो कैंसलेशन भी इजीली हो जाए। इतना होने के बाद जब सेकेंड केस में निकालेंगे H, फिर हम ये लिखेंगे कि सीरीज में H1 और H सारी करंट सेम होती हैं, फिर कंपेयर करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तब जाके अल्टीमेट एक्सप्रेशन आता है। ये केस थोड़ा इजी पड़ गया, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई तिड़क झाम नहीं है। तो इस प्रकार से ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आप चाहें तो इसका सुपर स्पेशल केस आप निकाल सकते हैं कि मतलब मान लीजिए आपको दोनों रॉड सेम एरिया की मिल जाएं तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा। चलो दोनों का सुपर स्पेशल केस भी आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर सेम लेंथ की रॉड्स सीरीज में जुड़ी हुई हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्सप्रेशंस, डेरिवेशन नहीं कर रहे, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी केस नंबर 1 और इधर केस नंबर 2। If two rods
of same length are attached in series. दूसरा केस है if two rods of same area of cross section attached in parallel. तो बस फॉर्मूलों में वैल्यू ही रखनी है आपको सिर्फ, ठीक है। जैसे सीरीज वाले में हमने आपको फॉर्मूला क्या कराया L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन, देखो लिख देते हैं, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था L1 प्लस L2, ऐसे याद करने में आसान, नीचे भी L1 प्लस L2 लिख दो, लेकिन नीचे इसमें अपॉन K1 इसमें अपॉन K2 कर दो, ठीक है। इसमें आ जाइए पैरेलल वाले में इक्विवेलेंट क्या निकाला आपने अभी K1 A1 प्लस K2 A2, K1 A1 प्लस K2 A2, ठीक है, अपॉन A1 प्लस A2 ये निकाला। अब आपने क्या कहा, सेम लेंथ, यानी L की वैल्यू सेम हो गई, तो बिकॉज L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L रख देते हैं, है ना। पुटिंग L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, तो K इक्विवेलेंट जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे सेम एरिया बोला गया, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो पुटिंग क्या पुट कर दूं, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A पुट करके सॉल्व करूंगा, तो K इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा K1 प्लस K2 बाय 2, ठीक है। आ गई बात समझ में। इस प्रकार से आपके सुपर स्पेशल केसेस भी हो गए।